अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ महविश हकीम शहज़ाद। लास्ट वीडियोस में हमने कवर किया एंशिएंट सिविलाइजेशन इन पाकिस्तान और फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरह अरब्स का यहाँ पर रूल हुआ और उसके बाद किस तरह जो है वो यहाँ के इंडिजिनस मुसलमानों की जो है वो डायनेस्टीज़ इमर्ज होती हैं और फिर दिल्ली सल्तनत कायम होती है जो कि मोर देन 90 इयर्स यहाँ पर हुकूमत करती है अंडर डिफरेंट डायनेस्टीज़। फिर बैटल ऑफ पानीपत होती है और मुग़ल एम्पायर यहाँ बनता है जो कि मोर देन 300 इयर्स यहाँ पर हुकूमत करते हैं। फिर हमने देखा कि हर उरूज को ज़वाल है, इसी तरह मुग़ल्स का भी डाउनफॉल शुरू हो गया और अब यूरोपियंस भी इस रीजन में आ गए हैं। नाउ द ब्रिटिशर्स हैव ओवर पावर्ड द मुग़ल्स। तो आज हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश का जो है वो यहाँ पर एडवेंट हुआ या राइवल हुआ, फिर किस तरह उनका राइज़ हुआ और वो फिर इस पूरे रीजन पे किस तरह अपना कंट्रोल बना लेते हैं। तो दिस इज़ टुडेज़ लेक्चर। तो शुरू करते हैं। First thing first, the Indian history is divided into three parts and they are ancient history, medieval history and modern history. Modern history के अंदर जो है वो आ जाता है दी इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल और मिडीवल हिस्ट्री जो हमने पीछे लेक्चर्स के अंदर कवर कर ली है 700 BC से लेके 1700 तक। हमने देखा कि मुसलमानों का यहाँ पर जो है वो रूल होता है। दिल्ली सल्तनत हमने इसमें पढ़ी, मुग़ल रूलर्स को भी हमने पढ़ा। इसके अंदर आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं इसके हवाले से। Because to understand the British rule, we have to go to little backward towards the end of medieval period when the Mughal Empire came to an end after the death of influential leader Aurangzeb. This is very important slide. Here is the list of Mughal emperors who ruled from 1526 to 1857. In this, Aurangzeb was the last powerful Mughal ruler and his rule ends in 1707. After him, none of them were that influential. However, Bahadur Shah Zafar was the last emperor till 1857. So, officially, Mughal Empire came to an end in 1857. But situation changed right after the death of Aurangzeb in 1707. तो आज का लेक्चर जो है वो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। देखें, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये ब्रिटिशर्स यहाँ इंडिया आते क्यों हैं, ठीक है। द डिज़ायर ऑफ द ब्रिटिश टू ट्रेड विद इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया ग्रीव आउट ऑफ देयर नीड टू इम्पोर्ट स्पाइसेस। फिर उसके बाद क्या होता है कि अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट फॉर्म्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी विच वॉज गिवन एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड विद इंडिया। 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिज़ाबेथ जो है ना एक चार्टर ग्रांट करती हैं फॉर 15 इयर्स। ये जो कंपनी होती है, इसके जो मर्चेंट्स होते हैं, इनको ये चार्टर ग्रांट किया जाता है, ठीक है, टू ट्रेड into the East Indies. The charter authorized the company to trade freely into and from the East Indies, ठीक है। तो ये यहाँ सबसे पहले जो है वो ट्रेड के लिए आती है, जिसके लिए ये कंपनी इस्टेब्लिश होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये यहाँ पर अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो बना लेती है। लेकिन बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, पुर्तगीज हैड बीन ट्रेडिंग विद इंडिया फॉर मोर देन 100 years, राइट। द कंपनीज फर्स्ट शिप रेक्टर arrived at the port of सूरत in 1608 और फिर 1614 को जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट ऑफिस इन बॉम्बे। यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत होती है। सबसे पहले ये गुजरात के एरिया सूरत पोर्ट से इंडिया के साथ जो है वो ये अपनी ट्रेड को शुरू करते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। दिस स्लाइड इज़ टू वेरी इम्पॉर्टेंट। अब जब ब्रिटिशर्स इंडिया आते हैं तो इस वक्त जो इंडिया में सबसे पावरफुल है वो मुग़ल एम्पायर है एंड ब्रिटिशर्स नो कि विदाउट प्लीजिंग मुग़ल एम्पायर उनका काम यहाँ नहीं बनने वाला। सो दिस इज़ 17th century और the Mughal Empire was at its peak of greatness, right? It controlled large part of the vast subcontinent and had a strong government with Delhi as its capital. उस वक्त जो है वो basically in southern India there were 3 smaller Muslim states and on the southeast coast there were small Hindu kingdoms. As you can see, this is the southern part of India
ठीक है, यहाँ पर स्मॉलर मुस्लिम स्टेट्स हैं और एंड दिस इज़ दी बेसिकली साउथ ईस्ट कोस्ट जहाँ पर जो है वो स्मॉल हिंदू किंगडम्स हैं, और फिर ये बाकी का जो ये सारा एरिया है दिस इज़ अंडर दी मुग़ल एम्पायर। तो अब ये कंपनी अपना जो है वो क्या करती है, स्टार्ट कैसे करती है कि अपने डिफरेंट ट्रेडिंग ऑफिसेज ओपन करती है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, जिसमें बॉम्बे है, मद्रास है, कलकत्ता है एंड ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है, इनका बिजनेस जो होता है वो बहुत तेज़ी से जो है वो ग्रो कर जाता है। ठीक है, अब मुगल्स को प्लीज़ तो करना है ब्रिटिशर्स ने और उनसे इजाज़त तो लेनी है अगर यहाँ पर उन्होंने काम करना है। तो फिर इन 1615 जो है सर थॉमस रॉय मुग़ल कोर्ट जाते हैं और एम्परर जहांगीर जो है वो उस वक्त यहाँ पर रूल कर रहे होते हैं और एम्परर से वो नेगोशिएट करते हैं और उनसे इजाज़त ले लेते हैं और सूरत जो पोर्ट है वहाँ पर वो अपनी फ़र्स्ट फैक्ट्री जो है वो ओपन करती हैं टू ट्रेड विद इंडिया। जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया कि इनको जो है ब्रिटिश क्राउन की तरफ से थ्रू सीरीज़ ऑफ चार्टर्स इनको जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड करने की इजाज़त मिल जाती है। ठीक है, तो इन्होंने फिर क्या किया कि ईस्ट और जो वेस्ट जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर इन्होंने अपनी ट्रेडिंग पोस्ट जो है वो इस्टेब्लिश करना स्टार्ट किए और इन्होंने साथ ही साथ लार्ज कम्युनिटीज़ भी जो है वो अपनी इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश करना शुरू कर दी इन 3 मेजर सिटीज़ लाइक कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास। Now, what happened after Mughal Empire? That's very important. After the death of Aurangzeb in 1707, the Mughal Empire quickly fell into decay. Although it survived in name until 1857, as I told you before, but it slowly disintegrated and became ineffective. In 1739, Delhi was sacked by invaders from Persia led by Nadir Shah. The Marathas became a power to be reckoned with until they were crushed by Ahmad Shah Abdali in the Third Battle of Panipat in 1761. The British and French and Portuguese and the Dutch, they were fighting with each other for the domination of the subcontinent until finally the British got the better of the other colonialists. So, in the weakened Mughal Empire, successor states were created in Bengal, Awadh, Rohilkhand, Hyderabad, and Mysore that were basically led by different Muslim dynasties or Muslim rulers. और फिर उसके बाद जो सिख होते हैं दे वर डोमिनेटिंग द पंजाब फॉर सम टाइम अंटिल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दिस इज़ द होल स्टोरी आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब what actually happened that give the Britishers the right to dominate the subcontinent। ठीक है, तो सिख जो थे वो पंजाब को डोमिनेट कर रहे थे। देन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर डिस्पोजिंग ऑफ देयर यूरोपियन राइवल्स दे डेल्ट विद द मुस्लिम्स, हिंदूज एंड सिख रूलर्स ऑफ द स्टेट वन बाय वन। हावेवर जो मैसूर के जो रूलर्स थे जिनमें हैदर अली हैं, टीपू सुल्तान हैं, इन्होंने जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस शो की थी टू कीप द ब्रिटिशर्स एट बे फॉर सम टाइम। सो दिस इज़ द होल स्टोरी आफ्टर द मुग़ल एम्पायर कि क्या हो रहा था। ठीक है, नाउ वी विल क्विकली डिस्कस कि आहिस्ता आहिस्ता किस तरह जो है वो ब्रिटिशर्स जो है वो अपने कंट्रोल यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, 1717 को ईस्ट इंडिया कंपनी को ना एक एग्जाम्शन भी मिल जाती है ऑन कस्टम ड्यूटीज़ इन बंगाल थ्रू अ स्पेशल ऑर्डर फ्रॉम द मुग़ल एम्परर। ठीक है, एक तो ये उनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, दिस इज़ अ बिग माइलस्टोन फॉर देम। फिर डिफरेंट बैटल्स होती हैं जिसमें वन ऑफ द बैटल इज़ बैटल ऑफ प्लासी। इसमें क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जो हैं, जो नवाब ऑफ बंगाल होते हैं, उनके साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट उनका होता है। ठीक है, और वो बेसिकली उसको तोड़ देते हैं सिंस दे वांट टू स्ट्रेंथन Fort William in Calcutta. This fort basically served as a military stronghold for the Britishers in India, particularly during times of conflict. तो यहाँ से ब्रिटिश और नवाब के जो बेटे होते हैं उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट लेड टू द बैटल ऑफ प्लासी। तो नवाब के जो बेटे होते हैं सिराजुद्दौला जो है वो उनकी बैटल होती है ब्रिटिशर्स के साथ और ब्रिटिशर्स जो है वो इसमें जीत जाते हैं। ब्रिटिशर्स क्यों जीत जाते हैं? क्योंकि मीर जाफ़र जो होते हैं, जो कि सिराजुद्दौला के अंकल होते हैं, वो ब्रिटिश का साथ देते हैं इसमें। अब जाहिर सी बात है अगर दुश्मन आपके अपने घर में है तो आपने तो हारना ही है ना। एंड फोर्ट
Fort William played a crucial role during the Battle of Plassey in 1757. बहुत लोग ये भी कहते हैं कि दिस बैटल वॉज द स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल इन इंडिया। फिर उसके बाद बैटल ऑफ बक्सार होती है इन बिहार, जिसमें शाह आलम टू जो होते हैं वो ब्रिटिशर्स से हार जाते हैं। दिस डिफीट फोर्स द शाह आलम टू to appoint East India Company as the collector of revenue of Bengal, Orissa and Bihar. And now the company became the most powerful authority in the Ganga Valley after the Battle of Plassey and Buxar. It extended its control and administration to Bengal, Bihar and Orissa. And now the company is doing trade with India under very favorable conditions. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ मुस्लिम रूलर्स लाइक हैदर अली और टीपू सुल्तान जो है, इन्होंने बहुत कोशिश की ब्रिटिशर्स से इंडिया को आज़ाद करने की, बट दे वर इवेंचुअली डिफीटेड इन दी बैटल ऑफ सेरिंगपटम, जहाँ पे टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन कैसे किया? व्हाट वाज देयर स्ट्रेटजी बिहाइंड? दे वर यूजिंग टू मेथड्स, ठीक है। फर्स्ट मेथड वाज सब्सिडरी एग्रीमेंट, वेयर ब्रिटिश एंड लोकल रूलर्स मेड डील। द एग्रीमेंट अलाउड द ब्रिटिशर्स टू हैंडल फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड द रूलर्स विल कंटिन्यू टू गवर्न द एरिया अंडर सर्टेन लिमिट्स। दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, जो कि हमने बाद में हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो देयर वर अराउंड मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट, राइट। तो ये उन्हीं प्रिंसली स्टेट की बात हो रही है कि ये कैसे क्रिएट होती है ड्यू टू दी सब्सिडरी एग्रीमेंट। दैट एग्रीमेंट वाज एक्चुअली वन ऑफ द स्ट्रैटेजी ऑफ ब्रिटिशर्स टू हैव टेरिटोरियल एक्सपेंशन इन द सब कॉन्टिनेंट। और जो दूसरा तरीका था वो उनका मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट था या इनेक्सेशन ऑफ टेरिटरीज थी, जो कि हमने देखा बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सार, बैटल ऑफ सेरिंगपटम। तो इस तरह से करके वो बैटल्स के थ्रू, मिलिट्री फाइट के थ्रू जो है वो अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रही थी, ठीक है। Next, it is very important to understand that India was never united. The people of India were not united in their opposition to the foreign invaders, which made it easier for the British to take control. Even during the Mughal era, we have seen India was not completely united. Throughout its history, it was always ruled by the foreign invaders. We have seen in the previous lectures. So different races, languages and caste within the Indian population prevented the development of a strong sense of national identity or patriotism. This actually led to the fall of the great India to the Britishers. अच्छा देखिए, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्लाइड है। पहले ब्रिटिशर्स ने अपना थोड़ा सा हार्श बिहेवियर उन्होंने लिया हुआ था, ठीक है। दे वर वेरी एग्रेसिव टूवर्ड्स दी लोकल, बट नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग। नाउ ब्रिटिशर्स ट्राई टू अडॉप्ट द सॉफ्ट बिहेवियर टू स्ट्रेंथन their rule in the region, and it was the middle of 19th century that the East India Company that was ruling most of the territories that make up present day Pakistan and India. The British in Punjab learned from the errors they had made in Bengal before, so they implemented various reforms like respecting the local traditions and irrigation projects that helped Punjab became a major food producing region in northern India, right. The new administration gained respect within 10 years. Even the soldiers from Punjab fighting alongside the British to suppress uprising of 1857 and 1858. देखिए, मुगल्स के जाने के बाद जो पंजाब है, that is under the rule of Sikh Empire. That is the period of 1799 and 1849. Mughal Empire is still there, but they are in at the very weaker position right now, ठीक है। The Sikh Empire covered a large region, mainly Punjab with its center in Lahore. Both present day India and Pakistan, Punjab was under the rule of Sikh Empire, and also some of the districts of Khyber Pakhtunkhwa as well was under the Sikh Empire at that time. और जो रंजीत सिंह होते हैं, ये बहुत पावरफुल सिख रूलर होते हैं जो कि पूरे एम्पायर को लीड करते हैं फॉर अराउंड 40 years. आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत Singh, the empire quickly fell apart, and there were few Anglo-Sikh wars as well that made possible for Britishers to annex Punjab and Khyber Pakhtunkhwa as well. और यही वो time होता है when Kashmir was sold and transferred to Dogra dynasty under the Treaty of Amritsar in 1850. So this is how Britishers took control
the entire region. नेक्स्ट स्लाइड इज़ रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन या पार्लियामेंट इन टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अब देखें एक तरफ तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो विद द बैटल्स और विद सब्सिडरी एग्रीमेंट्स या बाय फोर्स जो है वो टेरिटरीज़ वगैरह इनेक्स कर रही है इंडिया के अंदर। वो कंपनी जो यहाँ ट्रेडिंग के पर्पस से आती है, लेकिन अब वो इतनी पावरफुल कैसे हो गई, ठीक है, एक कंपनी वो भी, देयर मस्ट बी समथिंग बैकिंग ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश क्राउन। सो वी ब्रीफली लुक एट द रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन एज वेल इन दिस एंटायर स्टोरी, राइट। तो इट स्टार्टेड विद द लेजिस्लेटिव पावर गिवन बाय द ब्रिटिश क्राउन टू द कंपनी, ठीक है। हमने प्रीवियसली एक चार्टर की बात की, तो इन चार्टर्स के अंदर जो है वो बेसिकली जो कंपनी होती है उसको लेजिस्लेटिव पावर्स भी दी गई थी कि आप अपने लिए मैरी टाइम इमरजेंसी रेगुलेशंस वगैरह भी बना सकते हैं, ठीक है। और बिसाइड इन लेजिस्लेटिव फंक्शंस के उनके पास जुडिशल फंक्शंस भी थे कि वो चाहें तो खुद भी जुडिशल एक्शंस ले सकते हैं, लाइक पनिशमेंट्स या इम्प्रिजनमेंट, जो भी ऑफेंडर्स हैं वो उनको दे सकते हैं। ये जो चार्टर है वो फिर किंग जेम्स फर्स्ट जो होते हैं इन 1609 उसको रिन्यू करते हैं, ठीक है। और फिर जो है वो चार्ल्स टू आते हैं जो कि फिर एक नया चार्टर इशू करते हैं इन 1661, जिसके अंदर वो मज़ीद जो है वो कंपनी की अथॉरिटी इंक्रीज़ कर देते हैं एंड मेकिंग इट मोर इफ़ेक्टिव, ठीक है। तो ये जो इतनी पावर्स जो उनको दी जा रही थी ना बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, दैट ऑल्सो हैड प्लेड रोल इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज टेरिटोरियल एक्सपेंशन, ठीक है। फिर इन 1683 द कंपनी वॉज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर वॉर एंड टू कंक्लूड पीस विद एनी रूलर, राइट। अब उनको उनके पास वॉर डिक्लेयर करने की भी पावर आ गई है, ठीक है। और साथ ही साथ कंपनी को ये राइट भी दे दिया गया कि आप चाहें तो आप अपनी आर्म और अपने जो है वो एक स्ट्रॉन्ग आर्मी भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर इन 1686 कंपनी ने जो है वो एक अपनी रॉयल मिंट भी इस्टेब्लिश कर दी। मतलब ये है कि वो अपने जो है वो कॉइन्स भी प्रोड्यूस कर सकती हैं या पेपर करेंसी भी जो है वो प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो इतनी पावर्स जब एक कंपनी को मिल जाती हैं तो ऑब्वियसली दैट कंपनी वुड बी एबल टू रूल सच अ वास्ट एम्पायर, और वो भी एक ऐसे एम्पायर को जो कि उस वक्त वीक पड़ रहा है। तो इट बिकम्स क्वाइट ईजी फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी टू एनेक्स दैट टेरिटरी। अब आप देखें इतनी पावर्स जब आप एक कंपनी को देंगे तो ऑब्वियसली उसने पावरफुल तो होना है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी इतने बड़े रीजन को जो है वो अपने कंट्रोल में ले लेती है। नाउ इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू फाइंड वेज एंड मीन्स टू सुपरवाइज सच कंट्रोल, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी इसी हवाले से है कि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट कुछ कोशिश करेगी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। पहले उसको हमने बहुत पावर्स दी, उसने एक इतने बड़े जो है वो एम्पायर को जो है वो उसने वीक कर दिया और इतनी बड़ी एक टेरिटरी पे जो है वो अपना कब्ज़ा जमा लिया। नाउ ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है दे ट्राई टू मेक सम हाउ कंट्रोल द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड दे डू इट थ्रू दी लेजिस्लेटिव कंट्रोल और लेजिस्लेटिव मीन्स, राइट। तो सबसे पहले बेसिकली आता है हमारे पास एक्ट ऑफ 1773, ठीक है, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ये पावर आ जाती है कि अब जो है वो कंपनी के जो अफेयर्स है उसको जो है वो क्या करेगी, रेगुलेट करेगी, ठीक है। पहले ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कंपनी को किसी भी तरह से रेगुलेट नहीं कर रही थी। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो अब कंपनी के अफेयर्स को देखेगी और इंटरनल मैनेजमेंट की कंट्रोल के साथ साथ वो एक अपॉइंटमेंट करते हैं वॉरेन हेस्टिंग जो होते हैं, बेसिकली इनको जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल बना देते हैं बंगाल का, ठीक है। और साथ में इनकी एक छोटी सी काउंसिल भी बना देते हैं जिनके अंदर तकरीबन 4 लोग होते हैं जो उनके अंडर काम करते हैं। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट ओवर द कंपनी। अब कंपनी के ऊपर एक पोस्ट आ गई है दैट इज़ गवर्नर जनरल, ठीक है, एंड ही इज़ अ काइंड ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड ही इज़ सुपरवाइजिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। अब ये जो बेसिकली एक्ट था, एक्ट ऑफ 1773, इट वाज
अ बिट वेग एंड अनक्लियर, मतलब इसके अंदर जो डिवीजन ऑफ पावर थी बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द कंपनी वो इतनी जो है वो क्लियर नहीं थी। तो उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब इसमें बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है कि वो जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है ना, वो आ जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, ठीक है। और वो कैसे आती है, वो थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल आती है। अब इस एक्ट के थ्रू जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, वो एक डुअल कंट्रोल सिस्टम इंट्रोड्यूस करती है कंपनी के अंदर अंडर टू बॉडीज़। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता है, ठीक है। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है ना, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट होती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है इस कंपनी के अंदर, जो इस कंपनी को रेगुलेट कर रही है, ठीक है। और ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ये कंपनी के जो है वो लोग होते हैं जो कंपनी को रन कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो गवर्नर जनरल होता है, ही वॉज अकाउंटेबल टू बोथ ऑफ दीज बॉडीज़, राइट। फिर ग्रेजुअली जो है वो अपना कंट्रोल बनाते हैं कंपनी के ऊपर। तो उसके बाद बेसिकली आता है एक्ट ऑफ 1786। एक्ट ऑफ 1786 में क्या किया जाता है कि जो गवर्नर जनरल होते हैं वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, अब उन्होंने नया अपॉइंट कर लिया कॉर्नवालिस। अब उसको क्या किया, उन्होंने कमांडर इन चीफ भी बना दिया इंडियन मिलिट्री फोर्सेस। मतलब उसको मज़ीद गवर्नर जनरल को मज़ीद पावर्स दे दिए इस एक्ट के थ्रू, ठीक है। और साथ ही साथ उसको इतनी पावर भी दे दी कि वो अपनी काउंसिल को भी ओवरराइड कर सकता है, मतलब उसके भी खिलाफ वो जा सकता है, उसको भी वो डिनाई कर सकता है, ठीक है, अपने एक्शंस में, ठीक है। फिर इन 1788 एक डिक्लेरेटरी एक्ट आता है जिसके अंदर जो है वो फुल पावर्स और सुप्रीमेसी जो है वो अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दी जाती। सारी पावर्स अब किसके पास चली गई हैं, क्राउन के पास चली गई हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास सारी पावर्स आ गई हैं। पहले कौन थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। नाउ ऑल द पावर्स आर अंडर द हैंड ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन है, आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ठीक है। फिर एक और एक्ट आता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसमें क्या करते हैं कि जो गवर्नर जनरल हैं उनको डायरेक्ट कंट्रोल दे देते हैं, मतलब गवर्नर जनरल को मज़ीद स्ट्रेंथन करते हैं उसकी पावर्स को, कि अब जो प्रेसिडेंसीज़ हैं आपकी कलकत्ता की, मद्रास की, बॉम्बे की, नाउ दे आर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नर जनरल। नाउ ही इज़ नॉट ओनली the governor general of a particular presidency or a particular province, now he is looking at the other presidencies as well, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1800 आता है, ठीक है। इसमें फर्दर प्रोविजंस की जाती हैं टू रेगुलेट दी गवर्नमेंट ऑफ दी ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया एंड फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया जो है अब ये एक्ट आता है। दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट मद्रास, ठीक है। और इसके साथ साथ प्रोविजंस वर आल्सो मेड फॉर जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स इन बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। अब आप देख रहे हैं पहले वो लेजिस्लेटिव कंट्रोल कर रहे हैं, अब वो जुडिशल कंट्रोल भी कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक चार्टर आता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जिसके अंदर एक्सप्रेसली ये बात कह दी जाती है कि जो सॉवरेनिटी है ब्रिटेन की ओवर इंडिया, वो किसकी है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की है, ठीक है। अब ये चार्टर एक्ट 1813 जो आता है, इसमें एक्सप्रेसली ये बात लिख दी जाती है कि जो इंडिया के ऊपर सॉवरेनिटी है वो किसकी है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की है। और जो कंपनी है वो अब सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 आता है, जिसमें क्या किया जाता है कि जो ट्रेड मोनोपोलीज होती हैं कंपनी की, वो भी रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है। हमने पहले पढ़ा कि जो ये कंपनी है इसके पास एक्सक्लूसिव राइट है कि इसने इंडिया के साथ ट्रेड करनी, अब इसकी वो मोनोपोली भी ख़त्म कर दी है। और ये कब तक है, इसकी मोनोपोली 1854 तक है, ठीक है। और इसी एक्ट के थ्रू जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है, नाउ ही इज़ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। एक ये पोस्ट भी जो है वो इसके अंदर क्रिएट की जाती है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1853 आता है हमारे पास, और इसमें फर्दर जो है वो अथॉरिटी जो है वो कंपनी की क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। किस तरह करते हैं कि जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको 24 से सिर्फ 18 कर देते हैं, एंड बाय इंट्रोड्यूसिंग 6 नॉमिनीज़ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उसके अंदर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही लोग आ गए हैं, ठीक है।
अब इस पूरे पीरियड के दौरान जो है कंपनी जो है वो स्टिल एक्सपेंडिंग इट्स कंट्रोल ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और अराउंड 1856 जो है वो कंपनी जो है वो पूरे एंटायर सब कॉन्टिनेंट को कंट्रोल कर लेती है एक्सेप्ट जो प्रिंसली स्टेट है। लेकिन वो जो प्रिंसली स्टेट है उन्होंने भी कंपनी की ही जो है वो सुप्रीमेसी को जो है वो एक्सेप्ट किया हुआ है, ठीक है। और जो लास्ट मुग़ल पावर है बहादुर शाह ज़फ़र, उनको भी रिमूव कर दिया है ऑफिस से इन 1857, उनको भी एग्ज़ाइल कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँगी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो डुअल कंट्रोल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था ना बाय पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, जो हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये आपका 1858 तक कंटिन्यू रहता है, लेकिन उसके बाद इसको भी अबॉलिश कर दिया जाता है। ये जो डुअल कंट्रोल सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट है इसको ख़त्म करके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की पोस्ट क्रिएट की जाती है। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है इंडिया का, ये कहाँ पर बैठता है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठता है डायरेक्टली, ठीक है। तो इस तरह से ग्रेजुअली ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल रिड्यूस किया जाता है और ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो इस इंडियन टेरिटरी के ऊपर जो है वो क्या किया जाता है, स्ट्रॉन्ग किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की मैंने सेपरेट हेडिंग इसीलिए डाली है बिकॉज दिस एक्ट इन एक्चुअल एंडेड द रिजीम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो उसका डुअल कंट्रोल सिस्टम है उसको भी ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। और हम इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, जो 1857 की अपराइजिंग्स होती हैं, ठीक है, उसको हमने नेक्स्ट लेक्चर में हमने कवर करना है। लेकिन यहाँ पे मैं ब्रीफली बता दूँ कि इन 1857 की जो ये अपराइजिंग्स होती हैं इंडियन सोल्जर्स की, या वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो होती है, इसी ने बेसिकली इट बिकम्स अ प्री टैक्स फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अज्यूम डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडिया, ठीक है। ये एक बहाना बनता है ये अपराइजिंग्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए कि वो अब डायरेक्टली कंट्रोल करे इंडिया को, ठीक है। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, वो अपनी लास्ट मीटिंग करते हैं इस एक्ट के बाद, और फॉर्मली वो अपनी जो पावर्स है वो हैंड ओवर कर देते हैं टू ब्रिटिश सॉवरेन, ठीक है। और ये पूरा वास्ट एम्पायर जो उस कंपनी ने बिल्ड किया है इंडिया के अंदर विद स्किल, कनिंग और इंटरप्राइज, वो किसके पास चला जाता है, ब्रिटिश सॉवरेन्स के पास चला जाता है, ठीक है। इस कंपनी ने नो डाउट एक हिस्ट्री क्रिएट की है कि एक स्किलफुल ट्रेडिंग कंपनी भी एक इतने वास्ट एम्पायर को कंट्रोल कर सकती है, बट देर इज़ अ रीज़न। हम देखें कि जो ये सब कॉन्टिनेंट था, देयर वर इंटरनल स्ट्राइफ, इंटरनल इनस्टेबिलिटी, पावर राइवलरीज थी, यहाँ पर रिलीजियस एनिमोसिटीज़ थी, और एक लैक ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी भी थी। तो दीज वर ऑल्सो द रीज़न कि वो कंपनी जो है वो एक इतने वास्ट एम्पायर को कंट्रोल कर लेती है, ठीक है। So in next video we will cover War of Independence 1857, जिसके बाद फॉर्मल एंड होता है मुग़ल एम्पायर का, और साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का भी रूल इस वॉर के बाद एंड हो जाता है और ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली रूल करते हैं इस रीजन को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।